जय हिंद। आज हम लोग एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत क्लास 6 का अतीत बुक पढ़ेंगे। चलिए आइए जानते हैं। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। यहाँ 4 सवाल आते हैं। वैसे भी आपको बता दूं कि इतिहास किसी भी समय, वर्तमान समय से बीते हुए समय के बारे में बात करना इतिहास कहलाता है। देखिए यहाँ रसीदा नाम की एक लड़की है। वो बताती है, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। रसीदा सोचने लग जाती है कि इतना साल पहले क्या हुआ था, कोई कैसे जान सकता है। इस तरह की बातों को पता कैसे लगाया जाए, आइए आगे पढ़ते हैं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। इन चीज़ों के जानने के लिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हमें आखेटक मतलब होता है शिकारी, जो जानवरों आदि का शिकार करते थे। पशुपालकों, जो जानवरों को पशु पालते थे। कृषकों, जो किसान थे, खेती बाड़ी करते थे। शासकों, जो राज्य करते थे। व्यापारियों, जो व्यापार करते थे, यानी किसी भी काम का बड़े स्तर पर करना। पुरोहितों, पूजा पाठ करवाने वाले। शिल्पकार, घर वगैरह और अन्य कलाकारों को शिल्पकार कहा जाता था। कलाकार, संगीत वगैरह जो गाते थे, नाच गान करते थे। संगीतकार, ये भी वही थे। यह वैज्ञानिकों के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। इन सभी चीज़ों को हम इतिहास के जान सकते थे। लोग कहाँ रहते थे, अगला टॉपिक है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब जंगलों में रहने के लिए, खाने के लिए बहुत चीज़ें उन्हें मिल जाया करता था। और साथ ही खेती वगैरह भी करने लगे थे तो उन लोगों के पास ऐसे औजार वगैरह भी हो गए थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब इसी में देखिए उत्तर पश्चिम के सुलेमान, एक मानचित्र दिया हुआ है, उसमें सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाने बोला गया है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जैसी फसलों की उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। मतलब आज से लगभग 8000 से पहले उस समय भी लोग गाय बैल भैंसों को पालते थे, साथ में गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाते थे। ये लोग गाँवों में रहते थे। चूँकि आज के जैसी तो सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी जो सुविधा होते हैं वो अक्सर, जैसा बताया जा रहा है, ये गाँव में ही ऐसी सुविधाएं होती है। अब यहाँ आगे बता रहा है, ये कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जैसे गारो तथा मध्य भारत में विंध्याचल पहाड़ी हैं। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाए गए वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। आगे देखते हैं सहायक नदियाँ। उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। मतलब कि छोटी छोटी नदियाँ अक्सर होती है कि एक बड़ी नदी में मिल जाती है, तो ये छोटी छोटी नदियाँ सहायक नदियाँ कहलाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। मतलब आज से 2500 साल पहले हुआ था नदियों के किनारे इलाके का निर्माण। अब आगे है गंगा तथा इसकी सहायक नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। अभी ये
बिहार कहलाता है, लेकिन बिहार का ही एक जगह मगध नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। मतलब कि लोगों ने सदैव महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, क्योंकि उस समय तो इसी तरह के रास्ते हुआ करते थे। अतः सभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कफीले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोज की चाह में उत्सुकता बस भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। इस तरह से कई लोग आते जाते थे। आज भी लोग यात्राएं क्यों करते हैं, सवाल ऐसा उठता है। तो आज भी कई सबके अपने अपने कई कारण होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं। पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की मानचित्र एक में दिखाया गया है। प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं पर पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकते। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए, यही बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध किया। यानी कि जो दूसरे दूसरे जगह से आए उन लोगों का वहाँ का सभ्यता, संस्कृति हमारे यहाँ भी आया और इससे हमारे संस्कृति का विकास हुआ। कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने लगे, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। मतलब किस देश में खाना कैसा बन रहा था, संगीत कैसा बन रहा था, वहीं इस देश में कैसा बन रहा था, वहीं अन्य पड़ोसी जगहों पे कैसा बन रहा था। इस तरह से एक दूसरे के लोग विचारों को अपना रहे थे। आगे है देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगा सकते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 साल पुरानी ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जाने, अगला टॉपिक है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। जिससे अगर हमें अतीत के बारे में जानना है तो हम उस समय के लिखे पुस्तकों को पढ़ सकते हैं या जो ढूंढ भी सकते हैं, जिससे ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ के छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी मिलती थी। देखिए यहाँ आपको एक पांडुलिपि दिया हुआ है, मैं आपको टच करके बता देता हूँ। इसमें से आपको इस तरह की लिपि ही पांडुलिपि कहलाती थी। अब आगे चलते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। देखिए, चूँकि इतिहास हमने बताया कि वर्तमान समय से बीते समय को बताया जाए की प्रक्रिया है, तो बीते हुए समय में कई चीज़ों को कीड़े खा के नष्ट कर दिए और इतने वर्षों में से जो कीड़ों ने खा लिया था कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। मंदिर हिंदू धर्म में होते हैं और विहार ईसाई धर्म में पाए जाते हैं। ईसाई धर्म के लोग वहाँ पे निवास करते हैं। जैसे हम लोगों के हिंदुओं के लिए मंदिर होती है, उन्हें विहार होता है बौद्ध धर्म के लिए। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, इस राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से
कई नाटक वगैरह तो संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जिसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों से अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। आगे यहाँ पे पूछा गया है कि क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं को अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था, मतलब कि जो अभिलेखों के बारे में जानकारियाँ हासिल करता था, जानता था, उन लोगों को पुरातत्वविद कहलाते थे। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप से बचे रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एक अपने आप में ही सवाल खड़ा करने वाला, जैसे अतीत एक या अनेक, क्या सभी के लिए अतीत एक ही था या सभी के लिए अलग अलग थे। चलिए आगे इसको जानते हैं। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। यानी कि कह सकते कि समाज के हर एक तबके का एक दूसरे से अलग अलग भिन्नताएं देखने को मिलती थी। जैसे कि आज हम भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल पौधों के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, किरासक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब अगला टॉपिक है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। और इस पुस्तक से हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। आगे है कि जैसे देखिए यहाँ पे ईसा मसीह के बारे में इतिहास और तिथियाँ उनके बारे में दिए, जैसे कि अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। बी से होता है बिफोर क्राइसिस का अर्थ तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी
तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखी पाती होगी। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी प्रेजेंट से पहले की बात को बताता है। अब देखिए यहाँ पे एक और टॉपिक बताया हुआ है जो उस समय मिस्र देश में लिपि लिखने का एक कला था। जैसे कि देखिए PTO अलग अलग तरीके से LM ये सब सिंबल से इसी तरह से दर्शाए जाते थे। इस तरह से आपके हमारे अतीत का पहला लेसन कब कहाँ और कैसे अध्याय समाप्त होता है। इस पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिसे आप कर सकते हैं। धन्यवाद। इस तरह की और नॉलेजफुल जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल डिजिटल फैमिली को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट करके कुछ अगर इसमें जानना हो तो पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।